न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सा एक्सचेंज रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉन्स का, या पॉजिट्रॉन का, या मेसॉन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर है मेसोनों का एक्सचेंज। अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा मेसॉन थ्योरी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सपोज ये एटम है और ये उसका न्यूक्लियर है, तो नाभिक में आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं वो आपस में बाउंड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो उसमें मेसन थ्योरी क्या कहती है, अगर हमें समझना है कि मेसन पार्टिकल क्या होते हैं, तो जब एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में एक्सचेंज होता है, तो फिर यहाँ पे एक मेसन पार्टिकल नेगेटिव एक्सचेंज होता है। और सिमिलरली जब प्रोटॉन होता है वो एक न्यूट्रॉन में जब एक्सचेंज होता है, तो फिर जो मेसन पार्टिकल होता है पॉजिटिव एक्सचेंज होता है। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन अगर होगा वो न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होगा, तो पाई जीरो मतलब न्यूट्रल होगा उस पर चार्ज। और जब प्रोटॉन प्रोटॉन में एक्सचेंज होता है तो भी पाई न्यूट्रल। तो जो मेसन पार्टिकल होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, वैसे आपको ये मेसन थ्योरी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डोमेन में सिर्फ ये बात याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन आ जाए तो मेसन का एक्सचेंज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स की। एक्स रे जो होती है वो पेनेट्रेट नहीं कर सकती है लकड़ी, कागज़, एल्यूमिनियम या लेड। तो देखो एक्स रे का जो पेनेट्रेशन का क्वेश्चन अभी तक आया है आपके एग्जाम्स में, वो या तो बोन वाला ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हुआ है या फिर लेड वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ है। तो आपको ये केयरफुली देखना है कि अगर बोन और लेड दोनों नहीं होंगे, अगर दोनों होंगे तो ऑप्शन एक ऐसा होगा आइदर बोन और लेड मतलब बोथ। तो इस क्वेश्चन में देखो एल्यूमिनियम को भी पेनिट्रेट कर सकती है, कागज़ और लकड़ी तो ऑब्वियस है कर सकती है, लेकिन यहाँ पे लेड जो है वो बहुत डेंस होता है कंपैरेटिवली आपका वुड और एल्यूमिनियम। तो लेड कैन नेवर बी पेनिट्रेट बाई एक्स रेज। हाँ, अगर गामा रेज होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत होती है तो वो इसको भी कर सकती थी। लेकिन इसी तरह से अगर यहाँ पे शीशा की जगह पे ऑप्शन हड्डी होता तब फिर आप प्रायोरिटी बोन को देते। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बहुत चांसेस है कि ये आ सकता है। एक न्यूक्लियस से जब गामा एमिशन होता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसके एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास पे? तो देखो एक याद रखना आप लोग, तीन चीज़ें जिनसे क्वेश्चन वैसे भी बनेंगे और इस तरह से फिर भी पूछे जाएंगे वन लाइनर। जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा जो होते हैं, तो इनसे क्या होता है, अल्फ़ा के एमिशन से आपका एटॉमिक परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और भार में 4 की। बीटा से दो तरह से क्वेश्चन बनता है जनरली। अगर बीटा पार्टिकल कह रहा है तब आपका एक इंक्रीज होता है, पॉजिट्रॉन कह रहा है तब एक डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास यहाँ पे भी अनचेंज रहता है। लेकिन गामा एक ऐसा केस होता है जो अनडेविएटेड है, यानी कि इस पर ना तो एटॉमिक मास पे फर्क पड़ता है ना ही एटॉमिक नंबर पे, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना गामा से आपका किसी में भी चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनता है जब, देखो बेसिकली जो पेयर प्रोडक्शन होता है उसमें जो गामा विकिरण अवशोषित होता है, यानी कि गामा जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो नाभिक द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, जो पेयर प्रोडक्शन होता है, युग्म उत्पादन होता है, उसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना, इसको भी आपको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है जो पेयर प्रोडक्शन है वो कैसी प्रक्रिया है, जिसमें देखो इलेक्ट्रॉन वाला हटा दो, प्रोटॉन वाला, जिसमें कोई चार्ज नहीं, यानी कि गामा किरण के फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं वो गामा किरण के फोटोन से होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रल रहता है चार्ज में। अब देखो ये फैक्ट भी कई बार पूछा गया है नेवी और एयरफोर्स में, एक MU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। एक्स रेज जो होती है वो प्रोड्यूस होती हैं, अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो एक्सटर्नल ऑर्बिट करें या इनर ऑर्बिट करें, तो इसमें इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण। ठीक है, ये फैक्ट। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, आयाम मॉड्यूलेशन, उनमें 3 तरह की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैरियर वेव का फ्रिक्वेंसी प्लस कैरियर प्लस मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी और कैरियर वेव माइनस मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी। ये तो इसका आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें एडिशनल ये याद रखना है, जो कैरियर माइनस मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसको हम अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको लोअर साइड बैंड और इसको अपर साइड, जो प्लस होता है कैरियर और मॉड्यूलेटेड प्लस कर दो तो ये USB बन जाता है, USB फ्रिक्वेंसी, ये LSB फ्रिक्वेंसी। ये क्या हुई, ये आपका अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी हुई, जब उसमें कैरियर वाले में मॉड्यूलेटेड जुड़ गया और घट गया तो ये लोअर साइड आपका बैंड हुआ। अब इस पर एक MCQ जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, सपोज वो कहेगा कि 1000 किलो हर्ट्ज जो है कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी है और 2 किलो हर्ट्ज आपका मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी है, तो वो कहेगा कि आपका लोअर साइड जो बैंड है उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो आप ऐसे कर सकते हो, 1000 में से जब 2 घटेगा तो 998 जो आंसर होगा उसको आप क्लिक कर दोगे। तो आई होप आपने ऐसे मॉड्यूलेशन आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो बताना, मैं एक दिन
सेपरेट वीडियो बना के पढ़ा दूंगा, जितने तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 10 बजे आपको पता है कि एक मॉक टेस्ट आ रहा है रेगुलर, कभी मॉक टेस्ट आ रहा है, कभी जो स्पेशल सीरीज़ का कोई वीडियो आ जाता है, कभी ऐसे, मतलब 20 से 30 मिनट का एक वीडियो रेगुलर मैं दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि आज मैं सुबह मीटिंग में बहुत बिजी था, और अगर 10 बजे आप रेगुलर वीडियो 10 बजे के अराउंड डाल रहे हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो होता है वो उसको समझने लगता है, और फिर जब आपका 10 बजे नहीं वीडियो उसके अराउंड आता है तो फिर चैनल बहुत पीछे चला जाता है। मतलब यूट्यूब पे रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि आज मैं सुबह बिजी था तो आज मैंने सोचा है शाम को उसको अपलोड करूँगा। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन दे दिए आपको, जिससे कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। चलते फिरते आप 4-5 नई बातें तो सीखोगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसलिए था ये वीडियो। तो आपको एक काम करना है कि इसको उतना ही सपोर्ट करना है जितना आप नॉर्मली अपना 20 से 30 मिनट की वीडियो को करते हो। मतलब इसमें भी कमेंट कर देना अगर आपको 1% भी चीज़ें सीखने को मिली है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और शाम को अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो एक लाइक बटन प्रेस कर देना, जिससे हमें मतलब आपकी क्यूरियोसिटी का हमें वो पता चल जाता है कि आप लोग बहुत क्यूरियस हो मॉक टेस्ट के लिए। तो जितने मैक्सिमम लाइक होंगे उतना ही धमाकेदार मॉक टेस्ट हम शाम को लाएंगे। तो ये बस इसलिए था क्योंकि एक बीच में एक गैप ना हो, तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए था। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, शाम को मिलेंगे एक धमाकेदार मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद।